हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 में एक टॉपिक रिजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर रिजोनेंस के कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजोनेंस के डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन ए केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज देन सपोज्ड to have many structure. None of these is a real structure of molecule. The actual structure is in between all these contributing structure and is called resonance hybrid. These Lewis structure are known as conical contributing resonating structure. This phenomena is known as resonance. तो इसके हम डिफिनीशन के एक बार और देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकता है। कि जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसके जो इतने स्ट्रक्चर हैं, इसका केवल एक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकता। द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर, और कोई भी मॉलिक्यूल हो ना, अनेक स्ट्रक्चर्स से इसके अनेक स्ट्रक्चर होते हैं। जो सपोज होता है इसके अनेक स्ट्रक्चर होते हैं, बट नॉन ऑफ दिस इज ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बट क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं रियल स्ट्रक्चर नहीं कहलाते हैं। दिस लुईस स्ट्रक्चर आर नोन एज कोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रिजोनेंस। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, इन सभी के बीच में होता है, जिसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इस जैसे कि इस CO3-2 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वह यह होगा, और जो ये सब स्ट्रक्चर होंगे ये कोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को रिजोनेंस कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का केवल एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल के अनेक स्ट्रक्चर होते हैं, बट क्या होते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं रियल स्ट्रक्चर नहीं कहलाते हैं। ये लुईस स्ट्रक्चर जो होते हैं कोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इन सभी के बीच में होता है, जिसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और इस प्रोसेस को रिजोनेंस कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं CO3-2 का, कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है अधिक हो जाती है, तो जिसके कारण यह जो बॉन्ड है यह टूटकर यहाँ पे आ जाकर माइनस चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा, और इसमें जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर माइनस चिन्ह बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है वह यह है। और ये जो स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं कोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहलाती हैं CO3-2 का। जैसे कि हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक रमेश नाम का एक लड़का है जिसे डांसिंग भी आता है, सिंगिंग भी आता है, कुकिंग भी आता है। तो क्या होता है कि यदि हम उसके एक फ़ोटो को दिखाएं जिसमें वो केवल डांसिंग ही कर रहा है, जिसमें उसका केवल डांसिंग को ही दिखाया जाता है, तो वो जो फ़ोटो का जो रमेश के केवल डांसिंग के बारे में ही बताएगा। और कोई हम दूसरा फ़ोटो दिखाएं जिसमें रमेश क्या होता है कि सिंगिंग वाला फ़ोटो दिखाएं, तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि रमेश को केवल सिंगिंग आता है। और यदि हम कोई तीसरा फ़ोटो दिखाएं जिसमें केवल कुकिंग के बारे में ही बताया गया कि रमेश को केवल कुकिंग भी आता है, तो हमें यह पता चलेगा कि रमेश को कुकिंग भी मतलब केवल कुकिंग बनाने ही आता है। तो यदि हम कोई एक ऐसा फ़ोटो हो जिसमें रमेश को ऐसा दिखाया जाए कि वो उसे डांसिंग भी आता है, सिंगिंग भी आता है, कुकिंग भी आता है, तो क्या होगा, तो उस फोटो से हम समझ जाएंगे कि रमेश को तीनों आता है। तो इससे हम यह समझते हैं कि केवल एक फ़ोटो दिखाने से रमेश की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते, केवल एक फ़ोटो से। इसके लिए हमें एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिसमें क्या होता है कि रमेश की सारी प्रॉपर्टीज़ को बारे में बताया गया हो। इसी तरह मॉलिक्यूल में भी होता है कि मॉलिक्यूल केवल एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकता है। इसके लिए हमें सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने होंगे, जिसके कारण ये जो पूरे स्ट्रक्चर होंगे इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को बताएगा। केवल एक स्ट्रक्चर इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाएगा।
एक और देखते हैं हम CO2 का रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसमें जो क्या होता है कि डबल बॉन्ड से मिलकर बना होता है। इसमें ये जो होता है, इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इससे चलिए इसका हम रिजोनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये जो है इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर है CO2 का। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण कि जो कार्बन का जो वैलेंसी हो जाती है अधिक हो जाती है। जो ये जो बॉन्ड है ये टूटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आकर यहाँ पर पॉजिटिव बना लेगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो यह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो एक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज बना लेगा, जिसके कारण कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा ये, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये था CO2 का रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। और इसका केवल एक स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाएगा। तो हम आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये जो रिजोनेंस होता है ये मात्र परिकल्पना है, हाइपोथेसिस साइंटिस्ट के अनुसार। बस मात्र हम इसकी परिकल्पना करते हैं कि यदि हम स्ट्रक्चर का इस CO2 का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए तो क्या क्या होगा। तो इसके बाद हम कुछ रिजोनेंस के कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय हमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। यही सब कंडीशंस है। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। द कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजिशन। किसी भी कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि यह जो कंपाउंड है इसमें जो पाई बॉन्ड को देखिए, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, मतलब इस तरह अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड हो जो पाई बॉन्ड हो अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए, तभी हम इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो ये था पहला। दूसरा देखते हैं कि इफ़ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन देन चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है तो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि पाई बॉन्ड है सिग्मा है, तो फिर सिग्मा है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा पाई होना चाहिए ना। तो ये अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जो चार्ज हो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इस कंपाउंड पर, मतलब इस एटम पर होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर ये नहीं होगा तो इसका हम रिजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो ये था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन के बारे में हम देखते हैं कि इफ़ बोथ कंडीशन आर प्रेजेंट एट सेम टाइम देन प्रायोरिटी शुड बी गिवन पाई बॉन्ड। यदि दोनों कंडीशन सेम टाइम में हो, यदि मतलब पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों किसी भी एटम पर पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हो, तो जो प्रायोरिटी होगी वो पाई बॉन्ड को ही दी जाएगी। इस यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक पेरिडीन है जिसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड सिग्मा पाई है लेकिन इस एटम पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो जो हम प्रायोरिटी देंगे, जो काउंटिंग करेंगे वो पाई बॉन्ड को लेकर ही करेंगे, इसको छोड़ देंगे। पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, तो यह एक अल्टरनेट पोजीशन बना रहा है ना, तो इसमें हम प्रायोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, पाई बॉन्ड को ही देंगे। तो ये थे रिजोनेंस के कुछ कंडीशन। तो इसके बाद हम कुछ रिजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो पहला इसके बारे में देखते हैं कि रिजोनेटिव स्ट्रक्चर आर नॉट रियल स्ट्रक्चर बट दे आर कोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कि जो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है वह रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कॉनिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर है रियल स्ट्रक्चर नहीं कहलाती है, ये कोनिकल कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कहलाती है। मतलब कि केवल इसका एक स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता पाएंगी। तो यही दूसरा कहा गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। इफ़ द स्ट्रक्चर of compound are large in number then it will be more stable because a number of bonds has been dissociated and the energy constant of compound will decrease। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वह रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के नंबर पर डिपेंड्स करती है।
इफ़ द रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इफ ऑफ कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर देन इट विल बी मोर स्टेबल। मतलब इसमें यह कहा गया है कि किसी भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का, किसी भी कंपाउंड का जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है वह अधिक है, मतलब अधिक संख्या में है, तो वह कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर जितना अधिक हम मतलब बनेगा, जैसे कि इसमें 3 बना है, तो जैसे जितना अधिक इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वह कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि द कंपाउंड इट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ए नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैज़ बीन डिसोसिएट एंड द एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज। क्योंकि जो बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का जो नंबर वो डिसोसिएट होगा, कम होगा, और जो एनर्जी कांस्टेंट होगी अब कंपाउंड का डिक्रीज हो जाएगी, जो एनर्जी जो कंपाउंड की जो एनर्जी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन के बारे में देखते हैं कि इन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम एंड देयर पोजिशंस रिमेन्स अनचेंज्ड बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो एटम्स है और उनका जो पोजीशंस है वह अनचेंज रहता है, मतलब वह अनचेंज मतलब कि रिमेन्स अनचेंज रहता है, एक एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, मतलब उसकी जो स्थायित्व तो एक जगह ही रहता है। बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। बस लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना स्थायित्व मतलब स्थानांतरण कर लेता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यह एग्जाम्पल है, इसमें जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर माइनस बन जाता है, तो इस पर पॉजिटिव पर निगेटिव आ जाएगा। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस एटम पर प्लस चार्ज और इस एटम पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यह यहाँ पर यह बन जाएगा। तो इसमें हम इस एग्जाम्पल में हम यह देखते हैं कि जो एटम का जो पोजीशन है वह अनचेंज रहता है, वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, एक एटम से दूसरे एटम पर चले जाते हैं। मतलब यही इसमें तीसरा कंडीशन कहा गया था कि जो जो इलेक्ट्रॉन है ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन जो एटम्स का जो पोजीशन है वह अनचेंज रहता है, वह नहीं जाता है। बस केवल इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं कि अपनी पोजीशन से, नेचुरल पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये था तीसरा कंडीशन। आई होप यू फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।